देखिए जो पेज नंबर कितने 116 पर कुछ क्वेश्चन दिए उनको हम देखेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जल में जीव रहते हैं उनकी तुलना में जो स्थल पर रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, जो सूखे में रहते हैं, उनका जो है जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन लेने की उनकी जो पूर्ति होती है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। वो क्यों इतने ज्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते हैं? तो देखिए जो जो जलीय जीव होते हैं, कौन से होते हैं? जो जलीय जीव होते हैं वो उसी ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं जो पानी में क्या रहती है, घुली रहती है। आप जानते हैं H2O होता है, पानी क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है, ये जो जलीय जीव होते हैं ये उसी ऑक्सीजन को क्या करते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो उनको तो जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए पानी में जो जीव रहते हैं, आप चाहे मछली को देख लें, चाहे आप और जीवों को देख लें, उसमें जैसे ही देखेंगे तो वो जैसे उनको तो देखो तो वो बड़ी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि अगर वो जल्दी जल्दी सांस लेंगे नहीं तो वो सांस जितनी उनको चाहिए उतनी पूर्ति ही नहीं हो पाती है, समझ रहे हैं। लेकिन स्थल में क्या है, हम लोग क्या है आराम से सांस ले रहे हैं क्योंकि भरपूर हमको ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ कोई पानी में घुली थोड़ो ना है, पूरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से घूम रही है, टहल रही है। आदमी आराम से ऑक्सीजन क्या ले रहा है, लेकर के कंप्लीट कर रहा है अपनी आवश्यकता, समझे ना समझे। लेकिन जलीय जीव में ऑक्सीजन वही उसको मिल पाती है जो पानी में क्या होती है, घुली होती है। इसलिए उनकी जो ऑक्सीजन लेने की जो दर है वो बड़ी तेज होती है, बहुत अधिक होती है, उनको स्पीड में खींचनी पड़ती है। लेकिन हम लोगों की जो होती है, जो तेज स्थलीय जीव जंतु हैं, उनके जो ऑक्सीजन लेने की दर है वो क्या होती है, कम होती है। वो रिलैक्स होते हैं, वो आराम से लेते छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, है ना। लेकिन जलीय जीव में क्या इसी स्थिति नहीं होती है, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। इसलिए जलीय जीव से ज्यादा स्थलीय जीव क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छी तरीके से ऑक्सीजन ले पाता है ना। ये देखिए इसमें तो वही ये कह रहा था क्वेश्चन, क्यों बोला था लाभप्रद, तो लाभ फायदा फायदा है स्थल पे, ऑक्सीजन लेने के तो क्या है, फायदे फायदा है। ना तो कहीं घुली है, ना कुछ उड़ रही है, अपने आप ही जा रही। ये भी नहीं है कि पानी तरीके से कहीं से नल से या टंकी से कहीं से भी करके पानी क्या कर रहे हो, आप ले रहे हो, पीना पड़ रहा है पानी, नो, क्या करना पड़ रहा है। ये तो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब खुले में उड़ रही है और नाकों के द्वारा क्या करती है, इसके लिए ऊपर ने श्वसन तंत्र पूरा बनाया है और एक एक सेल तक ऑक्सीजन क्या हो रही है, पहुंच रही है। अगर ये ऑक्सीजन भी ना खुले में घूम रही होती, कहीं निकल रही होती नलवल से या कहीं से लाना पड़ता, तो इसको भी भर के लाते, फिर नाक पार ले जाते, नाक पास ला करके थोड़ी देर सूंघते, जब काम हो जाता रख देते। और आवश्यकता इतनी है कि हर टाइम लगाए रहते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की तो इतनी आवश्यकता, इतनी जल्दी पूर्ति होती नहीं। तो आदमी फिर पीठ पर एक सिलेंडर बांधे रहता हर टाइम, क्या करता, और नाक में लगा रहता, तभी तो काम चलता। लेकिन ऊपर ने क्या किया, इतनी फ्री कर दिया, इतना छोड़ दिया कि हवा में सब घुली हुई है और अपने आप ऑक्सीजन क्या हो रही है, जा रही है। ना पानी और खाने की तरीके से इसको हमको लेना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। और जो जलीय जीव हैं उनको भी ऐसे मिल जाती है ऑक्सीजन, कहाँ से, वाटर से, लेकिन उनको जल्दी जल्दी लेना पड़ता है क्योंकि अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा ऑक्सीजन है नहीं, वो तो जो घुली है वही लेते हैं। इसलिए जो स्थल पर रहते हैं वो ज्यादा लाभप्रद होते हैं ऑक्सीजन के मामले में, ठीक है। आइए देखते हैं तो क्या लिखा गया है, जो जीव पानी में रहता है वह अपने चारों ओर घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। चूंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बहुत कम होती है, अतः जलीय जीव में श्वसन दर बहुत अधिक होती है, इसलिए उनकी श्वसन दर क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, उनको बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। जबकि क्या होता है, वही कह रहे हैं जलीय जीव में श्वसन दर बहुत अधिक होती है। फिर देखिए स्थलीय जीव पर्याप्त ऑक्सीजन वाले वातावरण में क्या होता है, रहता है, जिससे श्वसन अंगों द्वारा ऑक्सीजन क्या है, लेता है। अतः जलीय जीवों की तुलना में स्थलीय जीवों के श्वसन जो दर होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। एक कह रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं, मतलब किस किस रास्ते से उसमें ऊर्जा विभिन्न जीवों में प्राप्त हो सकती है, समझे, ये पूछ रहा है। तो कह रहे जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ निम्नलिखित हैं।
सबसे पहले देखिए क्या होता है सभी जीवों, क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा जिसमें 6 कार्बन अणु होते हैं C6H12O6, ये सबसे पहले कोशिका द्रव्य होता है सभी जीवों, जितने भी जीव हैं उनमें सब में ग्लूकोज जैसे ही जाएगा कोशिका द्रव्य में तो वो किसमें पहले बदलता है, 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा, यानी 3 अणु वाले में बदल जाता है, वो क्या उसको बोलते हैं हम, पायरुवेट। यहां तक तो मामला ठीक है, यहां तक तो सब में सेम है। क्या होता है, ग्लूकोज सबसे पहले किसमें बदलता है, पायरुवेट में बदलता है, कोशिका द्रव्य में क्रिया हो जाती है। उसके बाद देखिए अगर ईस्ट है, क्या है वो, ईस्ट है, खमीर, अगर ईस्ट वाली कोई चीज है तो ये किण्वन वगैरह में होती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहां ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन बिना ही क्या होता है, इसमें क्या होता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और 2 कार्बन अणु क्या होते हैं, बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ ईस्ट में ये चीज ऐसी होती है, समझ रहे, यहां तक तो सेम हो जाएगा। सबसे पहले ग्लूकोज किसमें बदलेगा, पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, किसमें बदलेगा, एक कोशिका द्रव्य में होता है। फिर यहां अगर वो ईस्ट है तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, अनुपस्थिति में एथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस क्या बनेगी, ऊर्जा बन जाएगी उसमें, और वो अपना काम कर सके। अब इसमें देखिएगा पहले, उसके बाद देखिए जैसे हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होता है, अगर ये कहां हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है, जितने कई सारे ऐसे जीव हैं, इससे हम लोग जो हैं, तो उसमें क्या होती है, ये क्रिया क्या होती है, ये वाली ग्लूकोज क्या होता है, वहां ग्लूकोज पहुंचता है और ऑक्सीजन मिल जाती है, और उसका क्या हो जाता है, उसकी रिएक्शन हो जाती है, और वो कहाँ रिएक्शन हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो क्या बनता है, हमने बताया भी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस जल बनता है प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई अचानक क्रिया इंसान करता है, कभी कभी क्या करता है, मतलब उसको बहुत तेजी से दौड़ना पड़ गया या कुछ करना पड़ गया, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन का अभाव वहां हो जाता है। क्या हो जाता है, वहां बहुत जगह ऐसी होती है जहां पेशियों में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, मसल्स में क्या हो जाती है, कुछ क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। हमारी पेशियों की कोशिका में ऐसा होता है, तो वहां फिर क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, प्लस किसका होता है, ऊर्जा, 3 कार्बन और, मतलब वहां बहुत ज्यादा फिर ऊर्जा की जरूरत पड़ जाती है, एकाएक जरूरत पड़ जाती है, तो वहां फिर वो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। कभी कभी क्या होता है, इसीलिए जब हम कभी दौड़ते हैं तो हमारे घुटनों में या कई जगह क्या होने लगती है, दर्द होने लगती है, इसका रीजन क्या है, लैक्टिक अम्ल। कभी कभी ये ज्यादा एज हो जाती है कि कभी कभी किसी घुटने में किसी के क्या होती है, मसल्स वगैरह में क्या होती है, कभी कभी ये पेशियों में क्या होती है, दर्द होने लगती है, इसका मतलब है कि उसमें लैक्टिक अम्ल स्टोर होने लगा है, और जिसमें लैक्टिक अम्ल जमने लगता है उसके जोड़ों में क्या पैदा हो जाती है, दर्द होने लगती है। समझे ना, समझे, यही लैक्टिक अम्ल काम करता है जो दर्द पैदा कर देता है, समझे, ये इसमें दिया था। बताइए, देखिए इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। देखिए कैसे होता है, जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है, जो फुफ्फुस होता है, वो क्या होता है, उसमें बहुत सारी कूपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बहुत सारी कूपिकाएं पाई जाती हैं, इतनी हैं कि अगर इनको काट के फैला दिया जाए तो 100 वर्ग मीटर स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, इतना ज्यादा इसमें है। तो इनमें क्या मौजूद रहता है, आरबीसी होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो फुफ्फुस में क्या बनी हुई है, जो कूपिकाएं बनी है उनके अंदर क्या रहता है, आरबीसी रहता है, और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन रहता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करके वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और बनाने के बाद ये पूरे शरीर की एक एक कोशिकाओं, ऊतकों और या कह सकते हो अंगों तक क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचा देता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, वो कहीं ऑक्सीजन की तुलना में पानी में ज्यादा घुलनशील रहती है, वाटर में ज्यादा घुलनशील रहती है, और प्लाज्मा में जो प्लाज्मा हिस्सा होता है रुधिर का, उसमें वाटर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे वो प्लाज्मा में क्या होता है, वही उस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, घुल जाती है, और घुलने के बाद ये कहां तक पहुंच जाती है, प्लाज्मा के माध्यम से कहां तक पहुंच जाती है, फिर से जो फेफड़ों तक पहुंच जाती है, लंग्स तक पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है, समझ में आया।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछे तो आपका वो प्लाज्मा के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? वो रुधिर प्लाज्मा जो मिलता है, रुधिर में क्या मिला हुआ है? प्लाज्मा, उसके द्वारा जाता है, वापस आता है। जबकि जो ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उससे जुड़ करके क्या करती है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके पूरे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं बोलो या आप ऊतकों बोल सकते हो या आप अंग बोल सकते हो, तब क्या करता है? ये पहुंचा देता है। और कोशिकाओं में पहले से मौजूद क्या होता है? ग्लूकोज। दोनों रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं और ऊर्जा बनाते हैं, जो कि आप कंटिन्यू समझ रहे हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं? यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें, देखिए इसको देख लेते। देखो लिखा गया है ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर के फुफ्फुस कोशिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में क्या बता रहे हैं? आरबीसी होते हैं, जिसमें क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों तथा अंगों तक क्या कर देता है? पहुंचाता है, सब कहीं पहुंच जाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखिए, ऑक्सीजन की अपेक्षा जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जल में क्या होती है? अधिक विलय होती है। इसलिए ऊतकों से फुफ्फुस तक परिवहन हमारे रुधिर जो जिसमें क्या पाया जाता है? रुधिर में प्लाज्मा जो पाया जाता है में विलय अवस्था में क्या होता है? होता है, मतलब उसमें घुल करके और फुफ्फुस तक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है और जिसके द्वारा बाद में वहां से क्या होती है? बाहर निकलती रहती है नासा द्वारा। ठीक है, ये इतनी बात है। 116 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया वो कह रहा है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकलित किया गया है? कैसे इसको बताया गया? अब ये देखिए, तो क्या होता है? जो श्वास नलिका होती है हमारी, क्या होती है? जो श्वास नलिका होती है वो जैसे फुफ्फुस में लंग्स में पहुंचती है तो वो बहुत सारी श्वसनिकाओं में क्या होती है? छोटी छोटी बहुत सारी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। और ये छोटी छोटी जो श्वसनिकाएं जो होती हैं ये जा करके क्या होती हैं? बहुत सारी छोटी छोटी क्या बनी गई हैं? कोशिकाएं बनी है, उसमें जाकर के क्या होती हैं? ये खुलती हैं, जाकर के छोटी छोटी कोशिकाएं बनी, उसमें क्या है? इसमें जाकर के खुलती हैं। और ये कोशिकाएं जो हैं ये रुधिर की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? रुधिर की बनी होती हैं। और ये बहुत पतली बनी होती हैं। कैसी बनी होती हैं? बहुत पतली बनी होती हैं। जैसे आप कोई थैला हो, क्या बना हो? कोई अगर कोई थैला है, पॉलीथीन है मान लीजिए, अगर उसमें या कोई चीज अगर उसको आप काट करके फैला दें तो आपको ज्यादा एरिया दिखेगा। तो ये कोशिकाएं क्या है? छोटी छोटी कोशिकाओं कैसी बनी हुई है? छोटी छोटी थैली टाइप की बनी हुई है। इस तरीके की कोशिकाएं बनी हुई हैं, ताकि अगर उनको काट करके अगर पूरा फैला दोगे, ये बता रहे हैं कि लगभग 30 करोड़ कोशिकाएं होती हैं हमारे दोनों लंग्स में। दोनों फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? लगभग 30 करोड़। और ये छोटी छोटी थैली नुमा बनी होती हैं, थैले जैसी। अगर आप सबको काट करके फैला दें तो कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल मिलता है? 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। 100 वर्ग क्षेत्रफल समझ रहे हैं कितना हुआ? 10 मीटर लंबाई में नाप लीजिए और 10 मीटर चौड़ाई में नाप लीजिए और चारों तरफ ऐसा करके घेरिए तो कितना क्षेत्रफल मिलेगा? बहुत क्षेत्रफल मिलेगा आपको। इतना एरिया हमारा कौन बनाता है? लंग्स की जो कोशिकाएं हैं वो केवल बनाती है। ठीक है, समझ में आया? वही इन्होंने इसमें क्या किया है? लिखा है। क्या बताया है? जो श्वास नलिका हमारी होती है वो फुफ्फुस में जब जाती है तो कई सारी श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है? बहुत सारी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। और ये श्वसनिकाएं जो होती हैं वो बहुत छोटे छोटे थैलेनुमा कोशिकाएं बनी होती हैं, वहां करके क्या होती हैं? ये खुलती हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो रुधिर से बनी होती हैं। और ये लगभग पूरे जो लंग्स होते हैं तो उनमें लगभग कितनी होती हैं? 30 करोड़ होती हैं। और अगर इनको कट करके फैला दिया जाए तो इनका क्षेत्रफल कितना बनाती हैं? लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बनाती हैं। समझ रहे हैं? इतनी ज्यादा इनकी संख्या है। देखिए वही ये बताया गया है। देखिए लिखा गया है श्वास नली फुफ्फुस में कई छोटी छोटी श्वसनिकाओं में क्या होती है? विभाजित होती है। ये छोटी श्वसनिकाएं बहुत छोटी छोटी थैली जैसी कोशिकाओं में खुलती हैं। कोशिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है जो कि रुधिर कोशिकाओं से क्या होती हैं? घिरी होती हैं, बनी होती बोल सकते हैं। दोनों फुफ्फुस में लगभग 30 करोड़ कोशिकाएं होती हैं जो कि लगभग 100 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बनाती हैं। तो ये पेज नंबर 122 पे जो क्वेश्चन दिए तो क्वेश्चन नंबर हम पहला बता रहे हैं आपको। देखिए क्या बोल, पेज नंबर कितने पर? 122 पर क्वेश्चन दिए, उनको हम देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है
मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं, इनको क्या कार्य करते हैं ये। तो आप लिखेंगे मानव में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित है। पहला घटक कौन है, हृदय है। दूसरा कौन है, रुधिर वाहिकाएं। और कौन है, रुधिर है। ये हृदय ही तो क्या करता है, पूरे ब्लड को पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचाता है ना। तो इसलिए लिखा गया इनके कार्य निम्नलिखित से। नंबर 1 हृदय। हृदय के कार्य क्या होता है, पंपिंग स्टेशन बोला जाता है। ये पंप करता है खून को, ब्लड को पूरे शरीर में क्या करता है, शुद्ध करके यही क्या कर देता है, पूरे शरीर में पहुंचा देता है। उसके बाद देखिए क्या है लिखा है, रुधिर वाहिकाएं। ये दो मिलती होती हैं, आपके धमनियां होती हैं जो शुद्ध रुधिर को पहुंचाती हैं। जो दिल में शुद्ध रुधिर जो हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर हो जाता है, उसको पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है, धमनियां पहुंचाता है। वो इसमें लिखा है हृदय से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती हैं। और जो शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो पूरे शरीर से, सभी अंगों से, सभी कोशिकाओं से बोल सकते हो, सभी ऊतकों से बोल सकते हो, अशुद्ध रुधिर को, मतलब जिसमें कार्बन ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको क्या करती हैं, उसको हृदय तक क्या करती हैं, वापस लाती हैं। उसको हृदय तक वापस क्या करती हैं, वो लाती हैं। तो इनका ये काम होता है, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं। और जो रुधिर या रक्त जो होता है, ये तो ट्रांसपोर्ट का काम करता ही है। ये सभी चीजों को ढोकर क्या करता है, सभी कोशिकाओं तक क्या करता है, ये ले जाता है, पहुंचाता है। ये रुधिर का काम होता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। देखो इसमें लिखाया गया है कि हृदय का दायां व बायां क्या है, बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। आपको हमने बताया हृदय के बारे में। उसमें क्या होता है, जो हृदय होता है वो बिल्कुल क्या होता है, 4 उसमें कोष्ठक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 4 कोष्ठक। एक तो इधर दायां वाला होता है, इधर क्या होता है, इधर बायां वाला होता है। इसमें क्या होता है, ये जो दीवार होती है, ये वाली, ये दीवार, इधर जितना रुधिर रहता है उसमें वो आपका क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। लेकिन इधर वाला जो रुधिर होता है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो यही दिल ही से, यानी हृदय से ही जो हो गया है, किसका, रुधिर का बंटवारा कर दिया गया है कि इधर ऑक्सीजन रहित रुधिर बहेगा और इधर ऑक्सीजन वाला बहेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अशुद्ध रुधिर, इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध रुधिर बोलते हैं। तो यहीं से बंटवारा हो जाता है और यहीं से आने वाला और जाने वाले रुधिर का क्या होता है, रास्ता चेंज होता है। और इसलिए चेंज होता है ताकि भरपूर पूरे शरीर में क्या पहुंच सके, ऑक्सीजन पहुंच सके। ऑक्सीजन अगर ज्यादा पहुंचेगी तो ऊर्जा ज्यादा बनेगी, ऊर्जा ज्यादा बनेगी तो पूरे शरीर का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा और ऊर्जा भी मिलती रहेगी। ठीक है, इसलिए किया गया। तो देखिए, मिलने से रोकता है तथा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्योंकि पक्षी तथा स्तनधारी जंतुओं को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत लाभदायक है। ठीक है, इसमें यह लिखना है आपको। जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, वो कह रहा है उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में वहन तंत्र होता है जो बताया गया इससे पहले, वैसे पेड़ों में भी तो होता है। तो पेड़ में क्या वहन तंत्र होते हैं, जाइलम ऊतक होते हैं। और कौन से होते हैं, फ्लेम ऊतक। जाइलम ऊतक क्या होते हैं, जाइलम ऊतक वे होते हैं जो पेड़ की जड़ों से खनिज पदार्थों को और जल को क्या करते हैं, पूरे पेड़ में पत्तियों तक, पूरे अंग अंग तक उसके क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। और याद रखिएगा, जाइलम से जल, ये पूरे पेड़ में क्या करते हैं, ऊपर तक जल चढ़ाने का काम करते हैं। जबकि जो फ्लोएम ऊतक होते हैं, ये भोजन को, यानी जो पत्तियां भोजन क्लोरोफिल के माध्यम से बनाती हैं, उस पूरे भोजन को और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो पूरे पेड़ को चाहिए, वो पत्तियों से पूरे पेड़ में क्या करती हैं, वो नीचे तक पूरे पेड़ में क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। तो ये ऊपर से नीचे सारा काम होता है और ये जड़ से क्या होता है, पूरा ऊपर तक पेड़ तक काम होता है। कुछ बात समझे नहीं समझ में आई? जैसे मान लीजिए अगर ये कोई पेड़ है, ये क्या है, कोई, ये मान लीजिए क्या है, कोई पेड़ है, मान लीजिए, देखिए कोई पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है। तो मान लो यहाँ इसके पास पत्तियों में क्या होगा, इसके पास क्या होगा, पत्तियों में क्लोरोफिल होगा, नहीं होगा, क्लोरोफिल वगैरह होगा, इसमें क्लोरोफिल वगैरह होगा कुछ। और ये क्या होगी, यहाँ अगर जड़ में है क्या, यहाँ, तो यहाँ से जाइलम के माध्यम से पानी वानी क्या होता है, पानी है, खनिज लवण है, जितने भी पदार्थ है सब क्या होते हैं, पत्तियों तक क्या होते हैं, सब पहुंचते हैं। और यहाँ जब प्रकाश की रोशनी पड़ती है तो पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके माध्यम से भोजन बनता है। और जितना भी भोजन बनता है वो भोजन पूरे पेड़ में क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पहुंचा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कर, पादपों में जल और खनिज साल्ट का वहन कैसे होता है।
इसको बताना कैसे होता है। तो देखिए जल तथा साल्ट मृदा से पत्तियों तक जाइलम कोशिकाओं द्वारा प्रवाहित हो। इसके बारे को लिखा हुआ है, जड़ तने पत्तियों की जाइलम कोशिकाएं परस्पर जुड़कर ये सब मिलकर के क्या करती हैं, संयोजी मार्ग बनाते हैं। जड़ों की कोशिकाएं मृदा से साल्ट लेती है तथा जल की निरंतर गति क्या होती है, जाइलम में होती रहती है। और ये प्रासरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, प्रासरण के द्वारा एक जो है कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होता रहता है। फिर कह रहे हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की निरंतर क्या होती रहती है, हानि होती रहती है। जो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है कि जो तना है, पत्तियां हैं, उनसे क्या होता है, पानी क्या होता है, वो पानी बाहर वातावरण क्या करता है, उससे किस तरह से सूखता रहता है, पानी उसमें पत्तियों से निकलता रहता है, समझ रहे, उसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। के कारण जल की निरंतर हानि होती रहती है तथा चूषण बल उत्पन्न होता है, जिससे जल तथा खनिजों की निरंतर गति होती रहती है। और उसमें सिस्टम होता है जिसको ऊपर क्या करता है, वो चूषण बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो सारा पानी क्या हो जाता है, नीचे से ऊपर क्या होता है, वो चीजें क्या होती है, ऊपर चढ़ती रहती है। इसलिए करें निरंतर गति होती रहती है, जिससे जल व साल्ट का परिवहन निरंतर होता रहता है। समझ रहे, ये इसमें सिस्टम बताया गया है।